हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज फिर हम आपके लिए जो एच पी जी के का सेक्शन आपका वो और हिंदी ग्रामर, जो आपका हिंदी ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर, तीनों आपके मिक्स मॉक टेस्ट कंटिन्यू चले हुए हैं। ठीक है, तो तीनों मॉक टेस्ट लेके आज फिर आपका एक नया और सेशन जो चल रहा है वो आपके लिए हाजिर है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ जो वीडियो आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो इंदिरा गांधी खेल परिसर है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान किस जिले में स्थित है? तो ये जो विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान है ये आपका चायल में, ठीक है, चायल में। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? डिस्ट्रिक्ट है सोलन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स जो है वो स्थित है? तो ये कुफरी में है, नालदेहरा में है, रोहड़ू में या रामपुर में? तो जो शिमला जिले में जो गोल्फ कोर्स जो मैदान है वो नालदेहरा जगह पर स्थित है। ठीक है, नालदेहरा में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरेश जंग, जो समरेश जंग है वो किस जिले से संबंधित है? ठीक है, किस जिले से नहीं होगा, ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है, समरेश जंग जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, एथलेटिक्स से, पर्वतारोहण से या निशानेबाजी से? तो ये संबंधित आपके निशानेबाजी से। ठीक है, निशानेबाजी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुफरी और नारकंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुफरी और नारकंडा जो स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, फुटबॉल मैच के लिए, पोलो के लिए या शरतकालीन खेलों के लिए? तो जो कुफरी और नारकंडा है ये फेमस है आपका शरतकालीन खेलों के लिए। ठीक है, जो शरतकालीन खेलें होती है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, कुफरी और नारकंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? तो ये क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल या फुटबॉल? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है वो है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल जो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नाडेल मैदान, ठीक है, अन्नाडेल मैदान, अन्नाडेल मैदान जो वो किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो अन्नाडेल मैदान जो है वो शिमला जिले में स्थित है और यहाँ पर डूरंड कप का आयोजन हुआ था सबसे पहले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिनवा जल विद्युत परियोजना ये कांगड़ा में है, चंबा में है, शिमला में है, किन्नौर में है? तो बिनवा जल विद्युत परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की नाथप्पा झागड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की जो नाथप्पा झागड़ी जल विद्युत परियोजना ये किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में नहीं, ये किस नदी पे स्थित है? ठीक है, किस नदी पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की जो नाथप्पा झागड़ी जल विद्युत परियोजना है ये आपकी सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये सतलुज नदी पर स्थित है नाथप्पा झागड़ी जल विद्युत परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है कि आदर का विलोम क्या होगा? तो आदर का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा, ठीक है, आदर हो जाएगा या मान हो जाएगा? तो अनादर का विलोम शब्द बताना आपने। तो अनादर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है आदर। ठीक है, अनादर का विलोम शब्द अनादर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है आपका? चौपाई। ठीक है, चौपाई, फिर आएगा रोला, फिर आएगा गीतिका, ठीक है, फिर आएगा हर गीतिका। तो इन सब में आपको कितनी कितनी मात्राएं होती है इसके प्रत्येक छंद में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही पूछा जाता है। ठीक है, तो चौपाई के हर छंद में कितनी मात्राएं होगी? 16 हो जाएगी। रोला के हर छंद में 24 मात्राएं हो जाएगी। गीतिका के हर छंद में 26 हो जाएगी और हर गीतिका के हर छंद में 28 मात्राएं हो जाएंगी। तो ये मात्राएं गिननी पड़ती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते हैं और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, रोला में कितनी होती है, गीतिका में कितनी होती है, हर गीतिका में कितनी होती है। तो यहाँ पूछा गया कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला ये रहा आपका, इसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य र ल व किस वर्ग व्यंजन में आते हैं? तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन से होते हैं? ये श हो जाएगा, श हो जाएगा, स हो जाएगा,
हो जाएगा, ये तो आते हैं ऊष्म में। तालव्य में, तो तालव्य में च छ झ ध्वनि आती हैं। तो ये य र ल व जो ये किस वर्ग व्यंजन में आते हैं? ये आते हैं अंतस्था वर्ग व्यंजन में। ठीक है, अंतस्था वर्ग व्यंजन में आते हैं आपके य र ल व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध पदक्रम क्या होगा? एक पानी का गिलास लाओ, इसमें शुद्ध वाक्य छांटना अपना। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका लिखा है कि एक पानी का गिलास, ठीक है, एक पानी का गिलास लगाओ। अब एक पानी थोड़ी होता है, एक पानी का एक पानी थोड़ी होगा कभी भी, एक पानी कभी नहीं होता। पानी का एक गिलास, गिलास क्या पानी का बनता है कभी? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, एक गिलास लाओ, एक गिलास लाओ। ठीक है, एक गिलास लाओ, किसका लाओ? पानी का लाओ। ठीक है, फर्स्ट वाला जैसे एक पानी का गिलास। अब एक पानी तो होता नहीं कभी, पानी का एक गिलास, पानी का तो गिलास बनता नहीं है। यहाँ पे जो थर्ड वन है आपका, एक गिलास लाओ, किसका? पानी का। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ क्या होता है? ये जो अभिज्ञ होता है आपका, ये होता है आपका जानकार। ठीक है, जो कुछ जानता हो, जानकार। एक अभिज्ञ ऐसे होता है, ये एक अभिज्ञ ये ऐसे होता है, इसका मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, एक अभिज्ञ ये होगा जानकार, ये अभिज्ञ होगा मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अभिज्ञ का विलोम शब्द, तो ये जानकार है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनिपुण हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा, या अनभिज्ञ, या मूर्ख। ठीक है, तो अभिज्ञ, इसको मूर्ख बोलते हैं। तो आपको पता है कि अभिज्ञ और अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ, जो जानता ना हो। ठीक है, जो अनजान हो किसी चीज़ों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एहसान को न मानने वाले को क्या कहा जाता है? कृतघ्न कहा जाता है, परोपकारी, विश्वासघाती, या कृतज्ञ। तो कृतज्ञ तो एहसान मानने वाले को कहा जाता है, लेकिन जो कृतघ्न है, ठीक है, कृतघ्न ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कृतघ्न जो वो एहसान को न मानने वाले को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन और जवानी के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो बचपन और जवानी के बीच के समय को नवयुवा कहा जाता है, नवोढ़ा कहा जाता है, व्यय संधि कहा जाता है, या व्ययस्कता। तो व्यय संधि कहा जाता है बचपन और जवानी के बीच के समय को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध जो वो नाक और मुंह दोनों से होता है, ये अनुनासिक होता है। ठीक है, जो चंद्र बिंदु है, जो चांद वाला बिंदु होता है, ये आपका अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अंक का बिंदु होता है, ये अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार, ये अंक का बिंदु अनुस्वार, ये चांद बिंदु वाला ये अनुनासिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपको पता है कि क, ख, ग, घ और अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये कहाँ से बोले जाता है? ये तो ये कंठ ध्वनि है आपकी। ठीक है, कौन सी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। बाकी आपका हो गया, आ हो गया, अंग हो गया। ठीक है, और ह, ये भी कंठ ध्वनि है। और ये क, ख, ग, घ वर्ग कौन सा आपका? क वर्ग है। ठीक है, क वर्ग। और ये भी आपकी साथ में कंठ ध्वनि है, इनको भी आपने ध्यान रखना है। तो क, ख, घ, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है, कंठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देवालय में संधि कौन सी है? तो सबसे पहले अपने शब्द का प्रॉपर शब्द को तोड़ना है। तो देव जमा आलय बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? देव, अ की साउंड आ रही है, तो अ, और आलय, आ। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, तो वहाँ कौन सी संधि होती है आपकी? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। तो देवालय में यहाँ से अ आ गया, यहाँ से आ आ गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आ। और अगर आ प्लस आ हो तो भी वो बड़ा आ ही बनाते हैं। और ये किस में होता है आपका? ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है, तो देवालय में जो संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज टू मैगजीन। तो क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा, वन आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, सम आ जाएगा, या वर्ड। तो आपको पता है कि आई डू नॉट लाइक ऑफ दीज टू मैगजीन आ गया, तो इसमें जो आ जाएगा आपका आइदर ऑफ। ठीक है, आइदर ऑफ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आइदर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दो में से एक मैगजीन को मैं पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, आइदर ऑफ, इन दो में से एक मैगजीन को मैं पसंद नहीं करती हूँ। आइदर ऑफ होता है दो में से एक। ठीक है, नाइदर ऑफ होता है दो में से कोई नहीं।
तो ये अपना ध्यान रखना, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ ये दो चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ दो चीज़ों के लिए। आइदर ऑफ होता है दो में से कोई नहीं, नहीं आइदर ऑफ होता है दो में से एक, और नाइदर ऑफ होता है दो में से कोई नहीं। तो यहाँ बोला आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दीज टू मैगजीन, मैं इन दो में से एक मैगजीन को पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आइदर ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ क्या बोला है, माई व्यू, मेरा जो व्यू है या मेरा जो देखने का नज़रिया है ये अलग है किससे, आपसे या आपके व्यू से। सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है। ये बोलते हैं कि माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बहुत हेल्प करेगा, अपना ध्यान से समझना। यहाँ पे माई व्यू जो मेरा जो देखने का नज़रिया है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर, तो योर से मतलब ये आपके व्यू से होगा या आपसे होगा। तो आपको पता है कि यहाँ भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या आएगा, माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर व्यू, ऐसे आएगा ना। एक तरीका तो यह योर व्यू, ठीक है, योर व्यू, ऐसे तो ये आएगा। जैसे मेरा जो देखने का नज़रिया है वो आपके देखने के नज़रिए से क्या है, अलग है, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझना, इसका आंसर पर ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, योर्स होगा। वो क्यों होगा वो भी देखना आपने। इसका आंसर हो जाएगा योर्स, ठीक है। अब देखो योर व्यू, या फिर ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। अगर योर व्यू लिखना आपने तो योर क्या होगा, आपको पता है कि ये क्या एडजेक्टिव है, योर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, अधिकार शो करने वाला एडजेक्टिव है। और योर्स क्या है, योर्स है आपका प्रोनाउन, ठीक है। या तो प्रोनाउन योर्स यूज कर ले, अगर योर्स यूज करना है तो योर व्यू नहीं आएगा, और अगर योर व्यू आपने ऐड करना है इसमें तो योर्स आएगा। लेकिन आपको पता है कि नाउन या नाउन को एक बार हम लिखते हैं, दूसरी बार रिप्रेजेंट करने के लिए उसको प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योर्स, अगर योर व्यू ऑप्शन में होता तो ये भी राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या चाहिए, हमें प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो राइट आंसर है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे प्रोनाउन। मेरा जो देखने का नज़रिया वो आपके देखने के नज़रिए से क्या वो अलग है। तो क्या आ जाएगा, योर नहीं आएगा, योर्स आएगा। योर्स क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की ज़रूरत है हमें, तो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ योर और योर्स में डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखना अब योर्स ये प्रोनाउन है, ये क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब पहचानना कैसे हैं, आपको पता है कि जो एडजेक्टिव है उसका यूज किससे पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे मैं लिखता हूँ योर बुक, योर बुक। अब हम यहाँ पे योर्स बुक नहीं लिख सकते क्योंकि योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। योर बुक, तो योर क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, और बुक क्या है, नाउन है, ठीक है। लेकिन योर्स को अकेले लिख सकते हैं क्योंकि ये किसकी जगह यूज होता है, ये नाउन की जगह यूज होता है, ठीक है। तो माई व्यू, ये माई व्यू के लिए यूज हुआ है क्या, योर्स। तो माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स व्यूज़, ठीक है। और योर व्यूज़ आएगा, अगर ये नहीं लगाना होता प्रोनाउन तो योर व्यू आता। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोनाउन का यूज़ करना, तो योर्स का मतलब ही क्या हो जाता है, यो माई व्यू या योर व्यू, उसका मतलब ये होता है क्योंकि इसकी जगह पे यूज़ करना हमने प्रोनाउन। तो माई व्यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो योर्स क्या आपका पोजेसिव प्रोनाउन, और पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज नहीं होगा, योर नहीं होगा। योर क्या एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा प्रोनाउन के साथ आता है, प्रोनाउन नहीं पर नाउन के साथ आता है, ठीक है। नाउन के साथ आता है, नाउन के साथ आपका क्या आता है हमेशा, क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ध्यान रखना, यहाँ पे योर्स चाहिए हमें, प्रोनाउन चाहिए तो योर्स यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प हिम इन द आर नीड। आर नीड मतलब हमारी ज़रूरत पर जो आप हमें हेल्प करते हो, हेल्प कर सकते हो। यू आर द ओनली पर्सन, तो यहाँ पे क्या आता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बीच आएगा, ठीक है। लेकिन बीच यहाँ पे आएगा नहीं। वैसे यहाँ पे लिखा यू आर द ओनली पर्सन नहीं होता, ये द ओनली नहीं होता, तो सीधे यहाँ पे बीच आता है। यू आर पर्सन हु कैन हेल्प हिम इन द आर नीड, जो हमारी ज़रूरतों पर हमें मदद हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, द ओनली, तो ध्यान रखना भी कुछ चीज़ें याद रखने की होती हैं। द ओनली आ जाए, ठीक है, द सेम आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या यूज़ करते हैं, आपको पता है कि इंसानों के लिए विच का यूज़ करते हैं, इन थिंग्स के लिए विच का यूज़ करते हैं, और इंसानों के लिए, ह्यूमन के लिए हु का यूज़ करते हैं। लेकिन ना यहाँ विच आ जाएगा ना हु आएगा, यहाँ पे आएगा दैट। क्यों, क्योंकि जहाँ पे द ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, उसके बाद जो यूज़ करते हैं हम दैट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प हिम इन आर नीड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या भर जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। तो यहाँ पे सिंपल सा है, थिंग्स है, तो आपको पता है कि नॉन लिविंग है तो बिच का यूज़ करेंगे, यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे वर्कड हार्ड, ठीक है। यहाँ पे ये लेस्ट है, लेस्ट दे इन डैश इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा, विल फेल फेल्ड शुड फेल। तो आपको पता है कि जहाँ भी आपका लेस्ट आ जाए तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड फॉलो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे वर्कड हार्ड, ये हो गया आपका, तो इसका ध्यान रखना, लेस्ट हो गया यहाँ पे, लेस्ट और लेस्ट के साथ हमेशा शुड फॉलो होता है। यू कैन मेक द जर्नी, तो यू कैन मेक द जर्नी, फूट आ गया तो जहाँ पे फूट आ जाए तो आपको पता है कि ऑन फूट, ऑन फूट यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। ऑन फूट पैदल के लिए, आप जब पैदल पैदल कोई जर्नी करते हैं तो आप यूज़ करते हैं ऑन फूट, ठीक है। तो यू कैन मेक द जर्नी ऑन फूट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कमेटी वाज फॉर्म्ड, अ कमेटी वाज फॉर्म टू लुक द मेमोरियल। तो कमेटी बनाई गई किसके लिए, देखभाल करने के लिए, मेमोरियल की देखभाल करने के लिए। तो आपको पता है कि लुक के साथ क्या क्या यूज़ होता है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ढूंढना, ठीक है। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होता है, कोई जांच पड़ताल करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, ठीक है, या छानबीन करना, ठीक है। तो ये थोड़े से लुक के, बाकी लुक के जैसे जैसे आएंगे आपको आगे हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अ कमेटी वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए बनाई गई, किसके, मेमोरियल के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कमेटी वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर द मेमोरियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दे आर सर्टेन एनिमल विच कैन लिव बोथ डैश वाटर एंड लैंड। तो आपको पता है कि देर आर सर्टेन एनिमल विच कैन लाइव इन वाटर एंड ऑन द लैंड। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट, यस लास्ट क्वेश्चन आज का ये, इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अगर आपको, इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग, अगर आपको इसका मीनिंग पता नहीं है तो आप इस वर्ड के मीनिंग को देख सकते हैं किसमें, डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में कोई चीज़ फाउंड करने के लिए, ठीक है, फाइंड करने के लिए, तो जैसे आपने डिक्शनरी में कोई चीज़ ढूंढनी है तो उसके लिए आप लुक के साथ क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ आप लुक के साथ जो वो लुक अप यूज़ करेंगे, ठीक है, लुक अप। तो लुक के क्या क्या यूज़ है, लुक के यूज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे लुक के साथ आप क्या क्या यूज कर सकते हो, तो ये हो गया आपका लुक। तो लुक के साथ पहले एट, इन, लुक एट, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक अप, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। जो आपके लिए मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो ही दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक आप रख लो लुक फोर। लुक फोर का मतलब क्या होता है, ढूंढना, सीधा नॉर्मल सी कोई चीज़ ढूंढना। लुक एट क्या होता है, देखना। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। लुक इनटू क्या होता है, लुक इनटू होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। लुकअप क्या होता है, टू फाइंड समथिंग इन द डिक्शनरी, टू फाइंड समथिंग इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में कोई चीज़ ढूंढना। लुक फॉरवर्ड होता है उत्सुकता से, ईगरता से, मतलब ईगर में कुछ जानने की इच्छा रखना, या फिर मतलब उत्सुकता से किसी का वेट करना, ठीक है, उत्सुकता से किसी का वेट करना, उसको बोलते हैं आप लुक फॉरवर्ड टू। उसके साथ लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का आपका अगर छोटा सा सेशन। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।